पाकिस्तान में ना फर्नीचर इंडस्ट्री नहीं है। बेसिक जो रॉ मटेरियल होता है ना वो ही नहीं है पाकिस्तान में लकड़ी नहीं है। हमारी जितना भी लैंड है ना उसमें से 2% हमारे पास फॉरेस्ट है। यहाँ हर चीज़ अभी इम्पोर्ट हो रही है। लकड़ी, इवन की लकड़ी भी अब सारी इम्पोर्टेड लग रही है। केशिया है, शीशम है, वो बहुत रेयर हो गई है, कम हो गई है। वो भी उतनी ही एक्सपेंसिव हो चुकी है जितनी इम्पोर्टेड वुड होती है। अभी सीएम ने बैन भी लगा दिया है वुड कटिंग। अब आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते वुड हार्वेस्ट। पहले 4 थे, फिर 2 रह गए। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग बात है। बहुत अलार्मिंग बात है मेरी नज़र में ना। ये चिनियोट जो है ये लकड़ी को ज़ाया कर रहे हैं। क्राफ्टमैनशिप बहुत पुअर है मेरी नज़र में। अच्छा। हाँ, बहुत पुअर है। वो लकड़ी को ना ज़ाया कर रहे हैं। मैं इंडोनेशिया गया, उधर जो स्किल लेवल मैंने कार्विंग का देखा है ना वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उधर डेवलप करते हैं। यहाँ पे एक और मसला है कि मैं कारपेंटर हूँ ना, मैं चाहूँगा मेरा बेटा कारपेंटर ना बने, वो कोई वाइट कॉलर जॉब कर ले। ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। हर फील्ड में स्किल बेस्ड काम नहीं करना। हमने अफसर बनना है, हमने कुर्सी में बैठना। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअप इन योर। आज हमारे साथ हैं अली हसन जो कि सीईओ हैं प्रोफाइन फर्नीचर्स के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक तो ठाक। ये बताएं अली कि ये पहले तो आप अपना बताएं ना कि आप ये फैमिली बिजनेस था और आपने फिर इसको फिर टेक ओवर किया और इसको आगे ग्रो किया, तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं ना पहले तो हमें। एक्चुअली ये ना मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। 1867 से उन्होंने इंडिया सहारनपुर से ये स्टार्ट किया था बिजनेस। उसके बाद फिर मेरे जो दादा हैं उन्होंने जब माइग्रेट किया था ना तो इस बिज़नेस को एज सच कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन उसमें एक समझ लें कि वो रेंटेड फर्नीचर हॉस्टल्स में देते थे। उस टाइम पे हॉस्टल्स होते थे, वहाँ पे बेड्स वगैरह जो है ना वो रेंट पे दिए जाते थे। तो फिर मेरे दादा ने ये काम शुरू किया था। फिर मेरे फादर ने 1980 में ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी कि अब हम कोई शॉप बना के उसको सेल आउट करें। तो मेरे साथ मेरे और चाचा भी थे, सारे जितने भी 3-4, बाकी सब जा चुके हैं आउट ऑफ कंट्री। तो मेरे कुछ 3-4 जो है ना चाचा हैं वो इधर ही होते हैं। उन्होंने फिर इस बिज़नेस को थोड़ा परस्यू किया था। पहले मेरे फादर और वो सब इकट्ठे बिज़नेस करते थे। फिर मेरे जब ताया की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने सबने सेपरेट अपना अपना कर लिया कि हम इसको सेपरेट कर लेते, इंडिपेंडेंटली अपना अपना। वो भी उनके आगे जो आगे बच्चे हैं मेरे कज़न्स हैं उन्होंने परस्यू नहीं किया। तो ये मैं वाहिद पूरी ख़ानदान का बंदा हूँ जिसने ये कंटिन्यू किया है। मेरे 8 चाचे थे, 4 फूफो थी, एक बड़ा ख़ानदान था और यही काम वो करते थे। और आई एम द ओनली वन जिसने ये आगे परस्यू किया है, ओहो, जिसको कंटिन्यू किया है। सही। हाँ, बाकी किसी ने नहीं किया। बाकी डिफरेंट फील्ड्स में चले गए, कोई ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, वो यहाँ है ही नहीं। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी इसको आगे लेके चलने की? अ, मेरी ना फैमिली में ये बिजनेस को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो वो समझते थे कि ये बड़ा मुश्किल बिजनेस है, इस बिजनेस ने हमें इतना कुछ दिया नहीं जितने और ज़्यादा कारोबार लोग कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन फैक्टर था कि यार क्यों नहीं, ये इसमें ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। फिर मैंने 16 ईयर्स की मेरी मेरी मतलब एज थी। उस तब से मैंने ना कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम ना हम बड़े मतलब मैं बड़ा मिडिल क्लास से फैमिली थी हमारी। तो ऊपर ही मेरा घर होता था और नीचे ही हमारी वो शॉप होती थी। तो मैं अक्सर पढ़ स्कूल के बाद ना आ जाता था अपने फादर के पास, थोड़ा बहुत उनका देख लिया अकाउंट्स वगैरह चीज़ें। लेकिन कुछ इसमें मोटिवेशन मेरे फादर ने भी दी। उन्होंने मुझे साथ लगा के रखा अपने काम में ना, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रखा कि ये कर लो तो तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे, ये ऐसे कर लो। वो मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट करते थे कि अर्न करो खुद ही। तो उस वक्त उस एज से ही ना मैंने थोड़े थोड़े खुद से ही अर्निंग शुरू कर दी थी। वो जो मेरी अर्निंग है ना वो एक और मोटिवेटिंग फैक्टर था कि यार ये तो पैसे आ रहे हैं काम करके। 2-3 घंटे काम करो आराम से। और यही है कि उसमें थोड़ी एफर्ट ज़्यादा होती थी, लेकिन ये है कि मेरा एक पैशन बन गया था कि अच्छा यार इसको करना है। तो वहाँ से मेरी एक मोटिवेशन स्टार्ट हुई। तो फिर 16 के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने अपनी बैचलर्स किया। बैचलर्स के थर्ड जो ईयर है तब से मैंने
फुल फ्लेज ज्वाइन कर लिया था बिजनेस को। तो उसके बाद से फिर मैंने फुल फ्लेज कंटिन्यू और किया। ये जो भी जो प्रोफाइन है ये मतलब आपने ही शुरू किया और ये सब मतलब फिर वो हाँ, ये इसका मेरी मतलब फाउंडेशन है। अच्छा हाँ, मतलब ये इसका टोटली मैंने 2011 में, जब मैं थर्ड ईयर में था यूनिवर्सिटी के, तब मैंने तो ये मतलब ऐसे नहीं स्टार्ट था किया जो था। आपका ये जो फैमिली बिजनेस है इतनी जनरेशन से तो इसकी कोई ऑलरेडी कोई वर्कशॉप थी या कोई और ऐसी कोई दुकान थी वो सब आपने मतलब खुद ये सारा आगे लेके चले आप? जी बिल्कुल, वो दुकान भी थी, मैंने स्टार्ट उसी से किया था। अच्छा। लेकिन वो 2-3 सालों में ही अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इतनी मैंने प्रोग्रेस कर ली थी कि फिर मैंने एक अपना सेटअप सारा क्रिएट कर लिया था बड़ी जल्दी। तो अब ऐसे तो नहीं है कि और बाकी फैमिली वाले भी अब आपको देख के कहें कि वो उनको अब ये बिजनेस अच्छा लगने लग जाए? क्योंकि जब कोई चीज नहीं चल रही हो ना तो सबको नहीं अच्छी लगती, जब चलने लग जाए तो फिर बहुत सारों को अच्छी लगने हाँ, मे लग बी ये जाती हो सकता है, ये हो सकता है, वो जाहिर है वो जाहिर नहीं करते, लेकिन मे बी ये हो सकता हो। ये आप सही कह रहे हैं। है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तानी जो मतलब फर्नीचर है वो ग्लोबली मतलब उसकी एक अच्छी एक एक्सेप्टेंस है और तो वो मतलब क्या हमारी जो क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो क्या यूनिक है उसमें जो मतलब फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से? अच्छा, एक्चुअली पाकिस्तान में ना फर्नीचर इंडस्ट्री नहीं है। मतलब ये दिस इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल है हम्म। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, मेटल्स हैं, और यहाँ पे बस काम, क्योंकि बेसिक जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में लकड़ी नहीं है। है? देर देर इज़ ओनली 2% फॉरेस्ट। हमारी जितना भी लैंड है ना, उसमें से 2% हमारे पास फॉरेस्ट है। अब 2% फॉरेस्ट में आप क्या क्या रॉ मटेरियल जो बेसिक आपकी वुड है वो क्या निकालेंगे? अब अमेरिका में 33% है, कनाडा में बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे फॉरेस्ट रिच कंट्रीज़ हैं, वो कर सकते हैं। मतलब जो, अब आप बेसिक आपका रॉ मटेरियल ही आपके पास नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपोर्ट और क्रिएट एनीथिंग? यहाँ हर चीज़ अभी इंपोर्ट हो रही है। लकड़ी, इवन की लकड़ी भी अब सारी इंपोर्टेड लग रही है। लोकल वुड जो है ना, वो जो हमारी अकेशिया है, शीशम है, वो बहुत रेयर हो गई है, कम हो गई है। वो भी उतनी ही एक्सपेंसिव हो चुकी है जितनी इम्पोर्टेड वुड होती है। ओ। अभी अभी सीएम ने बैन भी लगा दिया है। आपको पता है ना, ये वुड कटिंग, अब आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, वुड अच्छा। हार्वेस्टिंग। हाँ, ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर शुरू से रेगुलेशन चलती ना, तो हमारे फॉरेस्ट फिर इंक्रीज होते, डिक्रीज होने के वजह। पहले 4 थे, फिर 2 रह गए। तो ये ओ बहुत बड़ा तो बड़ी प्रॉब्लम, अलार्मिंग बात है। बहुत अलार्मिंग बात है। अच्छा ये बताएं कि ये चिन्योट और गुजरात एक बड़ी एक हमेशा से बड़ी उसकी एक मशहूर है फर्नीचर और कार्विंग और इसकी वजह से तो इसकी क्या हेरिटेज है? व्हाई दीज टू सिटीज? एक्चुअली एक ना इकोसिस्टम होता है। अगर आप कभी चाइना विजिट करें ना, तो वहाँ पे हर शहर एक एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कैटेगरी बना रहा है। बिल्कुल सही। तो वो ना एक इकोसिस्टम बन जाता है कि इधर इधर मटेरियल भी मिल रहा है, इधर वो मशीनरी भी लगी हुई है, इधर मैन पावर भी उस स्किल की है। तो वो अपने आगे बच्चों को भी इसी तरबियत देते हैं कि आप उसी इकोसिस्टम में चलें। तो वो एक पूरा एक टाउन या एक शहर या इलाका ना उसी फील्ड में लग जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दस्तयाब होती है, अवेलेबल होती हैं, और वो उसका स्किल अवेलेबल होता है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है। इसी तरीके से गुजरात और चिन्योट की भी यही स्टोरी है। लेकिन मेरी नज़र में ना ये चिन्योट जो है, ये लकड़ी को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ उधर क्राफ्टमैनशिप बहुत पुअर है मेरी नज़र में। अच्छा। हाँ, बहुत पुअर है। वो लकड़ी को ना ज़ाया कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें इसको यूटिलाइज करना चाहिए ना, वो वेस्ट कर रहे हैं। ओ। अब एक लेट से एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट बनानी है, एक कुर्सी है, वो वेस्टेज को नहीं कैलकुलेट करते। वो बस काट कूट के बस चीज़ बनानी है, वो चीज़ बना देते हैं। तो ये एक बहुत तो मेरी पता है नज़र इसमें में, मॉडर्नाइजेशन नहीं लेके आया वो? चिन्योट में तो 0% मॉडर्नाइजेशन है। वहाँ अभी भी हाथ से कार्विंग हो रही है, कोई मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इंडोनेशिया गया, उधर जो स्किल लेवल मैंने कार्विंग का देखा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड उधर स्किल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उधर डेवलप करते हैं। यहाँ पे एक और मसला है कि मैं कारपेंटर हूँ ना, मैं चाहूँगा मेरा बेटा कारपेंटर ना बने, वो कोई वाइट कॉलर जॉब कर ले।
उसको शर्म महसूस होती है। अब बेट इवन के औलाद जो है ना वो भी नहीं चाहती कि मैं आगे अपने वालिद के काम को परस्यू करूँ। ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है हर फील्ड में, कि ब्लू हाँ। कॉलर काम नहीं करना, स्किल बेस्ड काम नहीं करना, हमने अफसर बनना है, हमने कुर्सी में बैठना है। ये बड़ा बहुत बड़ा, इसकी वजह से ना हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स ना डिक्लाइन डिक्लाइन होती जा रही है। हालांकि उसी स्केल में मॉडर्नाइजेशन लाई जाए तो मेरे ख्याल में बिजनेस एम्पायर्स खड़ी हो सकती हैं, होती है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे ही है। हाँ। हाँ। ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे ही होता अच्छा, ये क्या वजह है कि जो शीशम जो है वो आज भी मतलब पाकिस्तानी फर्नीचर में मतलब किंग वुड समझी है। जाती है? हाँ, एक तो वो उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, एक तो वो हार्डवुड है और उसके ग्रेन्स बहुत खूबसूरत हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि वो ज़ाया कर की जा रही है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो मतलब मतलब पाकिस्तान में मतलब कौन सी वुड टाइप्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे फर्नीचर के लिए यूज होती हैं? बेसिकली यहाँ पे वॉलनट लोकल यूज़ होती है, अखरोट की लकड़ी वो यहाँ पे अवेलेबल है, हमारी लोकल है। शीशम है, अकेशिया है और तीन चार और है, नीम की वुड है, फर्मा वुड है। ये थोड़ी लो लेवल की वुड है जिसमें आपने अब आपने लकड़ी को पेंट करना होता है ना, जब बहुत सा फर्नीचर पेंट में होता है, वो करना हो तो फिर आप ज़रा हल्की लकड़ी यूज़ करते हैं। बाकी लकड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी सीजनिंग पे डिपेंड करता है या उसकी एजिंग पे, कितनी वो पुरानी है। अगर वो नेचुरल आप उसको क्लीन कर ड्राई कर रहे हैं ना, तो फिर तो उसकी एज जितनी पुरानी होगी उतनी वो अच्छी लकड़ी होगी। अगर आपने उसको क्लीन ड्राई करना है, सीजनिंग करनी है, उसके अंदर से पानी का कंटेंट कम करना है, तो वो फिर जल्दी हो जाती है। वो फिर वो उसके थ्रू हो जाती है, एक सीजनिंग प्लांट होता है उसके थ्रू, वो उसमें से मॉइस्चर निकाल देती है। एक लकड़ी में अगर 6 से 7% कंटेंट है ना मॉइस्चर का, तो वो परफेक्ट है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर लकड़ी मुड़ मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। अच्छा। इवन के प्रोडक्शन के दौरान ही वो बेंड हो जाती है। अच्छा। तो लकड़ी क्योंकि एक समझ लें कि एक जानदार चीज़ है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी फिर वैसी हैं, वो फिर अपना दिखाती है। यानी जितनी पुरानी लकड़ी हो उतनी वो बेहतर ड्यूरेबल है? उतनी वो ड्यूरेबल, क्योंकि वो सीजन हुई होती है ना, ट्रीट नेचुरली सीजनड हुई होती है। सब ये समझ लें। ओके। तो अच्छा, ये अब ये जो मतलब आप कैसे कंपेयर करते हैं कि जो सॉलिड वुड है और जो एमडीएफ है और जो इंजीनियर्ड वुड है, अब इसको कैसे कंपेयर करते हैं आप? सॉलिड वेट वुड जो है ना वो एक्सपेंसिव है बहुत। वो एक लोग, मैस कम्युनिटी जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर फिर जब पॉलिश होनी है और भी चीज़ें होनी है, एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उस पर स्किल रिक्वायर्ड है। ये जो एमडीएफ मटेरियल चिपबोर्ड है, ये पूरी दुनिया में अब यही कॉमन है। ये भी वुड से ही बनते हैं, लेकिन इनकी जो लकड़ी होती है वो जल्दी ग्रो कर जाती है और उसके पूरे पूरे ना फॉरेस्ट है, पूरे पूरे ना लैंड्स हैं उस पे, ढेर लगा हुआ है ये दरख्त, और जल्दी से उगते हैं। इनको हार्वेस्ट करते हैं फिर उग जाते हैं वो। ये शीशम वुड को एक एक डिकेड चाहिए, 10 साल चाहिए लकड़ी का पूरा दरख्त खड़ा होने में, सही। और वो 6 महीने में बन जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये फ़र्क है। ओ। तो वो एमडीएफ जो होता है वो होता है बूरा जिसे कहते हैं, डस्ट पार्टिकल, हम्म। उसको कंप्रेस करते हैं तो उसकी शीट बन जाती है। चिपबोर्ड होता है कि लकड़ी को जब आप चॉप कर लें उसके चिप्स बन जाते हैं, तो वो उससे बनती है। वो दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट। आजकल तो, समझ लें 80% फर्नीचर जो है वो इसी में बन रहा है, तो क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब ये जो इंजीनियर्ड वुड है, हम्म। ये मतलब है ये कि एक मतलब क्या ये प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है या ये मतलब अब कॉम्प्रोमाइज है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है नहीं तो फिर नहीं हम इस पे जा रहे नहीं हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है, इसमें कोई बुराई नहीं है लगने में। फर्नीचर सारा इसी में बनता है। आपको लगता है कि वो वुड है, लेकिन एक्चुअली वो इंजीनियर्ड होती है या वो ऑल्टरनेट होती है। अब ज़्यादातर वही यूज़ हो रही है, क्योंकि अब आप देखें ना, बाइंग पावर को भी तो देखना है ना, कस्टमर की बाइंग पावर। आज कस्टमर की बाइंग पावर वही है जो वो 5 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, वो कोई बढ़ी नहीं है हम्म। सिग्निफिकेंटली अगर आप देखें। हम्म। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए फिर मार्केट में उस टाइप के मटेरियल्स भी आते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और वो लगे भी ज़रा एस्थेटिकली अच्छा। तो वैसे तो खैर आपने बड़ी अलार्मिंग खबर दी कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट जो है वो 4% से 2% रह गई है, लेकिन पाकिस्तान में कौन से इलाके हैं जहाँ पे कि अच्छी वुड अभी भी अवेलेबल है? नॉर्थ के इलाकों में लकड़ी अवेलेबल है, सारे वहीं से आती है।
अच्छा। या पंजाब में है कुछ एरियाज, उधर से आती है लकड़ी। तो ये जैसे ये जो अखरोट है ये तो शायद ये आज़ाद नॉर्थ की, कश्मीर हाँ ये उधर की से है। या अच्छा, बिल्कुल। पाइन वुड भी यूज होती है हाँ फर्नीचर में? पाइन वुड होती है। लेट से स्ट्रक्चर बनाना है आपने, किसी हम्म। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है किसी चीज़ का, वो उसमें पाइन यूज़ होती है। या आपने किसी की वॉल क्लैडिंग करनी है, उसके बैक पे यूज़ होती है। तो वो पाइन वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो सारी इंपोर्ट होती है कनाडा से, इधर अच्छा। से, हाँ, अच्छा। वेस्ट से इंपोर्ट होती है। अच्छा। सही तो वो तो। सस्ती पड़ती है। हाँ अच्छा। जी। ओके। तो ये एक अब मतलब आम कस्टमर के लिए जिसने फर्नीचर को मतलब बाय करना है, तो वो क्योंकि मतलब आपको इतना रेगुलरली तो फर्नीचर बाय करते नहीं है, कोई नया घर बना या कभी कोई रेनोवेशन हुई, तो उसके लिए मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो देखनी चाहिए जिससे कि मतलब एक क्वालिटी को करने के लिए क्या, या उसकी पेंट, उसकी पॉलिश, या उसके जॉइंट्स हैं, या हार्डवेयर है, क्या चीजें हैं जो एक आम कस्टमर देखे फर्नीचर में? एक चेयर की जो फील है ना, लुक एंड फील, उसकी फिनिशिंग वही बता देती है कि उसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर अंदर सही चीज़ नहीं ना होगी, वो बाहर दिखाएगी कि मैं सही नहीं हूँ। उसमें फॉल्ट्स होंगे, उसमें उसकी शेप खराब होगी, या उसमें फील हो रहा होगा कि ये इन्फीरियर है। तो ये चीज़ है कि इंटरनली जब चीज़ अच्छी होगी तो वो एक्सटर्नली भी ऑटोमेटिकली नज़र आएगी एस्थेटिकली कि वो बिल्कुल सही बनी हुई है। तो ऐसा देखें, आप जैसे आप हैं, आपको इतना नहीं लकड़ी का या फर्नीचर का पता, तो आप नहीं जज कर सकते। तो आपको ज़ाहिर है ट्रस्ट ही करना पड़ेगा जिससे आप ले रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उसकी लुक एंड फील से ही पता लग जाता है चीज़ की कि उसकी फिनिशिंग क्वालिटी क्या है। नहीं, लेकिन जैसे पेंट हुआ हुआ फर्नीचर है, अब वो हम्म। पेंट हुए हुए फर्नीचर में तो ये नहीं पता लग सकता कि इसके नीचे लकड़ी जो है वो कौन सी लगी हुई है, या अगर सोफा है तो उसके अंदर अब उसकी स्ट्रक्चर किस लकड़ी का है। तो जनरली मतलब मैं ये चीजें एक मेरे ख्याल है एक आम शख्स तो बिल्कुल इसको एवेलुएट नहीं कर सकता। जैसे आप एक स्वेटर ले रहे हैं, हम्म। तो आपको नहीं पता इस स्वेटर में क्या मटेरियल मतलब है। आप तो उसकी इसकी फीलिंग से ही देखेंगे ना कि यार इसकी फिनिशिंग कैसी है, क्वालिटी हम्म। कैसी है, इसमें हम्म। थ्रेड्स कैसे हैं। ये वही वही वाला सीन है कि आप इसी तरीके से जज कर सकते हैं। अब जिसको पता है वही कर सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। लेकिन अभी भी जैसे हम मतलब बहुत सारा फर्नीचर देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वक़्त का और आज भी बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है। तो अभी वाला जो फर्नीचर है वो भी अभी आपको लगता है ऐसे ही है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म वाला नहीं, फर्नीचर है, या आप ये? अब सारा फर्नीचर डिस्पोजेबल है। अच्छा। क्योंकि कस्टमर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखना, मैंने हर अच्छा। 2 साल बाद चेंज कर देना। अब ओके। जो लाइफ है ना वो कम हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गई ना लोगों को भी। लोग अब वैसे भी डिज़ाइन के इतना ज़्यादा इसे कहते हैं रेस लगी हुई है कि हर 1 साल 2 साल बाद ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। तो 10 साल तो कोई भी नहीं रखता फर्नीचर। ना वो मांगता है कि मुझे 10 साल वाला चाहिए। ना अब अगर आप 10 साल वाला फर्नीचर बनाएंगे ना, उसकी कॉस्ट और जो फर्नीचर आप डिस्पोजेबल बना रहे हैं, हम जो मैक्सिमम 3 4 साल 5 साल तक चले, बस काफ़ी है। उसकी कॉस्ट पे भी फ़र्क है। इवन कि वो 10 साल बाद वो डिज़ाइन ही आउटडेट हो जाता है, वो तो वैसे ही चेंज करना पड़ता है। तो सही। लोगों की ना लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आ गया है। दुनिया में तो ये हो रहा था, इवन अब पाकिस्तान में भी लोग बड़ी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं अच्छा, अपनी ये लाइफस्टाइल। जो फर्नीचर की प्राइस है इसमें बड़ा ड्रास्टिकल चेंज होती है कि एक वही फर्नीचर एक जगह पे बिल्कुल किसी और प्राइस पे मिलता है, फिर वो किसी और जगह पे बहुत ज़्यादा प्राइस पे होता है। तो इसकी मतलब क्या आपके ख्याल में क्या वजह है? पहली वजह होती है उसकी क्राफ्टमैनशिप, उसका मटेरियल क्या यूज़ हुआ है उसके अंदर। ये तो एक बेसिक चीज़ होगी। दूसरा, वो ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है, वो किस कस्टमर को कैटर कर रहा है। एक शोरूम होगा डीएचए में, एक बड़ा ब्रांड, वो तो नहीं सस्ती चीज़ बेच सकेगा ना, उसके अपने एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसका एक नाम है, उसने क्वालिटी मेंटेन की हुई है। फिर उसके बरक्स एक दूसरा है जो एक फैक्ट्री है, जिसकी कोई ना शोरूम है, कुछ है, उसके खर्चे डिफरेंट होंगे। मे बी शायद वो सेम क्वालिटी की चीज़ बना रहे हो लेकिन उनकी कॉस्ट में डिफरेंस है। दूसरा मेन चीज़ आपको मैंने बताया, मटेरियल, उसमें बहुत फ़र्क है। आप क्या यूज़ कर रहे हैं। हर फैब्रिक ले लेना, अगर सिर्फ फैब्रिक, ये 500 रुपये मीटर भी है, ये फैब्रिक 5000 रुपये मीटर भी है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ लग रही है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा फ़र्क फील ओ, होता है।
तो एक आम कस्टमर जो है वो कैसे मतलब एक इन्फॉर्म्ड बेटर डिसीजन ले सकता है कि जिसमें ना ही वो कोई बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कोई चीज़ ले रहा हो या मिसलेड ना हो रहा हो क्लेम से। यही है कि वो कंपेयर करे, कंपनीज देखे कौन सा ब्रांड क्या कितने का क्या चीज़ बेच रहा है, उसको कौन सी चीज़, कौन सी कम्युनिकेशन उस कंपनी उसको दे रही है, क्या चीज़ बेहतर ऑफर कर रही है फीचर, या क्या क्वालिटी ऑफर कर रही है। वो तो उसने सेल्फ इन्फॉर्म्ड ही होना है खुद ही कि उसने क्या लेना, सही। उसका क्या बजट है एक्चुअली। एक कस्टमर है, अब जैसे कस्टमर कोई अगर एक मिडिल क्लास है, अब वो तो 10 लाख मिलियन का बेड तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। वो तो सोचेगा कि मैं 1-1.5 लाख रुपए में एक सेट ले लूं बेड का। तो ये हर एक के बजट पे डिपेंड करता है कि उसने क्या लेना है, जहाँ उसको सूट करेगा वो ले लेगा। अच्छा, जो फर्नीचर है इसमें भी कोई आफ्टर सेल सर्विस होती है और क्या जनरली लोगों को पता है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है? फर्नीचर की बहुत इम्पोर्टेंट है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि जैसे जैसे ये यूज़ में आता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना चेयर है, चेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें वेयर एंड टेयर निकलता रहता है। अब आजकल लोगों के पास टाइम थोड़ी है कि अब एक कुर्सी का ये लेग हिल गई है तो वो इसको फेंक तो नहीं सकता ना, हम्म। और या किसी से करवा भी नहीं सकता। तो इसकी आफ्टर सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे हम हैं, हम अपने कस्टमर को आफ्टर सेल 3 साल 4 साल तक देते हैं कि कोई इशू हो, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमारा ज़रा काम ऐसा है ना, हमारा ज़्यादा कमर्शियल बेस्ड है, जिसमें हमने पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं। उसमें भी लोगों के पास टाइम नहीं होता, कस्टमर के पास, कि वो इतनी हैसल करे। वो उन्हें आफ्टर सेल्स चाहिए होती है। सही। अच्छा, ये बताएंगे क्या आपके ख्याल में आजकल लोग ज़्यादातर जो, क्योंकि ये जो हमारी हाउसिंग है अब मतलब प्राइस बढ़ गई, घर छोटे हो रहे हैं, वैसे भी मेट्रोपॉलिटन अर्बन हाउसिंग जो है स्पेस कम हो रही है, तो इसमें ज़्यादातर लोग क्या ऐसी गलती करते हैं फर्नीचर को प्लान करते हुए, फर्नीचर लेते हुए? अच्छा, जो तो अच्छा फर्नीचर अफोर्ड करते हैं ना, वो घर बड़ी हैं, वो छोटे नहीं है आज भी। सही। पाकिस्तान में उल्टा है। हाँ। बाहर आपने देखा ना, बाहर यूके देख लें, वहाँ घर छोटे हैं तो वो स्मार्ट फर्नीचर ज़्यादा होता है, जिसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो कि एक सोफ़ा कम बेड भी बन जाए, एक वो भी बन जाए, एक डाइनिंग टेबल है वो एक्सटेंड भी हो जाए, छोटा भी हो जाए। हम्म। इवन मैंने चाइना में भी देखा है, वहाँ छोटे घर हैं, अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। पाकिस्तान में अभी भी लोगों के पास घर बड़े बड़े हैं। तो लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ रहा है ट्रेंड, क्योंकि जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है लोगों की, तो वो छोटे घरों में आ रहे हैं, वो स्मार्ट फर्नीचर की तरफ आ रहे हैं, और हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो तो जैसे अब अपार्टमेंट लिविंग भी आ रही है ना लाहौर में भी, अब आहिस्ता आहिस्ता अभी भारत कम मतलब, है, अभी कम है, और मतलब इस्लामाबाद में ज़्यादा है, कराची में ज़्यादा कराची है में उधर तो। स्मार्ट फर्नीचर। अब कराची के डायनामिक्स और लाहौर के और इस्लामाबाद, 3 शहर हैं, इन तीनों के बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। जब मैंने इस्लामाबाद में काम किया ना, तो उधर का कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही और है, वो कस्टमर आता ही नहीं है शोरूम। अच्छा। वो नहीं इतना फिरता। यहाँ विंडो, यहाँ ज़्यादा लोग हम्म। फिरते हैं, चीज़ें हम्म। देखते हैं, और इधर लोग ज़्यादा चेंज करते हैं जल्दी जल्दी फर्नीचर। कराची में नहीं करते, इस्लामाबाद में कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोग जो है ना, वो इधर उधर दूसरे शहरों से आए होते हैं, वो जॉब्स वगैरह करने। तो उधर की तरह डायनेमिक्स डिफरेंट है। लाहौर में ज़रा लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो आपको लगता है कि लोग अब वो जो एक मतलब है ट्रेडिशनल हैवी वाला जो फर्नीचर था उससे ट्रेंड जो है वो अब मॉडर्न फर्नीचर की तरफ जा रहा है? हाँ, बहुत फास्ट, अच्छा। हद से ज़्यादा। अच्छा। एक तो ट्रेडिशनल फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा ट्रेडिशनल फर्नीचर ना बस ड्राइंग रूम तक ही रह गया है, और नया ट्रेंड है ये कि लोग ड्राइंग रूम को भी ख़त्म कर रहे हैं आगे घरों में ना, कि ड्राइंग रूम की ज़रूरत नहीं है। सही। अब लिविंग रूम को बहुत अच्छा करो और उधर हम्म। ही मेहमानों को भी बिठाओ हुआ। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। लोग ट्रेडिशनल फर्नीचर से मॉडर्न की तरफ ही आ रहे हैं। जितने घर देखें, ज़्यादातर हर 10 में से 9 घर मॉडर्न होते हैं, एक आध या दो होते हैं जो क्लासिकल होते हैं, स्पेनिश होते हैं। तो मतलब ये कि क्या आपके आप जब से कर रहे हो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे जो फर्नीचर और लिविंग के जो ट्रेंड्स हैं ये कैसे इवॉल्व हुए हैं एस्थेटिक के हिसाब से, या हमको बहुत बाहर की चीज़ों को फॉलो करते हैं, या मतलब प्रैक्टिकल लिविंग के हिसाब से देखते हैं?
नहीं, हम सिर्फ बाहर को फॉलो करते अच्छा। हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जो अब जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम्म। वैसे भी लोग जाते रहते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करना ट्रैवल शुरू कर करते हैं। दिए हैं। तो वो वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, और वही चीज़ यहाँ कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास भी हो। तो ज्यादातर किसको फॉलो कर रहे हैं लोग, यानी कि क्योंकि ब्रिटिश एक फर्क ट्रेंड है, अगर हम अमेरिकन देखें तो थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड है, तो हमारे यहाँ इस वक्त ज्यादा लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं यूरोपियन स्टाइल को, क्योंकि अच्छा। वहीं से डिज़ाइन ओरिजिनेट होता है, इटली से। मतलब वही एक डिज़ाइन के पूरे मेन है हाँ। ना, वो चाइना वहाँ से कॉपी करता है उनको, फिर वहाँ से दुनिया में आना शुरू होता है, क्योंकि इटली इज़ एक्सपेंसिव, तो चाइना उसको सस्ता कर देता है। जैसे ही वो चाइना सस्ता करता है, फिर वो पूरी जो हमारे हम जैसे मुल्कों में वो चीज़ एकदम आनी शुरू हो जाती है ट्रेंडिंग में। तो यूरोप को ज़्यादा फॉलो किया जाता है डिज़ाइन में। तो अभी कोई ऐसे फर्नीचर भी है जो कि मतलब कंसिस्टेंट और एक मतलब है वो डिमांड में, एक टाइमलेस उसकी वैल्यू है, कोई ऐसी चीजें भी है वो फर्नीचर? क्लासिकल फर्नीचर जो है ना, वो आज भी टाइमलेस है। वो जो 20 साल पहले या 15 साल पहले का डिज़ाइन है, हम्म। वो डिज़ाइन आज आज भी इन है। वो अच्छा, वो महंगा लेने की वजह भी यही होती है लोगों की, कि वो टाइमलेस होता है, कि उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो चलता ही रहता है। वो डिज़ाइन जो है ना, एवर लास्टिंग है। और वो जो क्लासिकल है वो हमारा वो मुगल क्लासिकल है या ब्रिटिश क्लासिकल है? ब्रिटिश क्लासिकल। अच्छा। हाँ, उस वो ज्यादा अभी भी वो ज़्यादा, लोग जो है वो ज़्यादा उसको। प्रेफर करते हैं। तो अब ये जो जो यंग जनरेशन है वो मतलब है कि आपने देखा है कि वो मतलब है मिनिमल वाले चीजों को आप ज्यादा देख रहे हैं या बड़ी ट्रेडिशनल कार्विंग और इस तरह की चीजों में ज्यादा? मिनिमल मिनिमल को ही कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अफोर्डेबिलिटी में इशू है ना, महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो जो पुराने जो लोग बहुत रिच हैं पाकिस्तान में, अपर क्लास है, हायर एलीट क्लास है, उनमें से भी अब वो भी सिलेक्टिव, क्योंकि वो भी ज़्यादा दुनिया ट्रैवल करते हैं, तो वो उन्हें वही नज़र आता है मॉडर्न फर्नीचर। तो आजकल वही उसी को फॉलो किया जा रहा नहीं, लेकिन जैसे आप मतलब आप डिस्पोजेबल को अगर आप महंगे और सस्ते की बात करें तो एक ऐसी चीज जो आपने 3 साल बाद चेंज करनी पड़ जानी है, एक चीज जो 20 साल चलनी है, तो मतलब लॉन्गर टर्म में तो वो शायद अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप एक अच्छी चीज लें और वो ज्यादा लॉन्ग टर्म चले। है। ये 3 साल बदलनी नहीं पड़नी, वो ट्रेंड ट्रेंड ने उसको पुश करना है, कि अब ये चेंज कर दो, अब ये आ गया, अब ये ओके। चीज़ आ गई है। तो वो जो 20 साल वाली आप बात करें ना, वो अब नहीं है। अब इतना लोग बहुत जल्दी जल्दी चेंजिंग करते हैं अब लोग घरों में। तो मतलब जैसे कपड़ों के स्टाइल चेंज होते हैं इस हाँ तरह बिल्कुल फर्नीचर के भी बिल्कुल, अब हाँ, स्टाइल ये जो है पहले नहीं वो। होता था ये हाँ। ये अब होना शुरू हुआ है। मतलब 10 सालों में ये चीज़ बड़ी तेज़ी से चेंज हुई है, सही है। क्योंकि यहाँ ना लोगों के लाइफस्टाइल ज़रा इम्प्रूव है। तो ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी लोगों का अब जो सेंस ऑफ स्टाइल है फर्नीचर की वो मतलब कोई इम्प्रूव हुई है, या वो जैसे वो कोई रंग बिरंगे बेड और रंग बिरंगी चीजें हैं, या उसमें फर्क पड़ा है ओवर द इयर्स? वो डिपेंड करता है, रीजनल रीजनल मसला है। अब लोग जो गांव देहात या छोटे शहरों में ना, वो अभी भी वही पेंडू स्टाइल, उन्हें कोई सेंस नहीं है। एक चीज़ गोल्डन कर दी, एक सिल्वर कर दी, उन्हें वो अभी भी वहीं पे है। सिर्फ जो शहर शहर है ना हमारे 3 4 जो मेट्रोपॉलिटन है, उधर ज़रा मॉडर्न डिफरेंट, ज़रा सेंस अच्छी है, बेहतर है फर्नीचर को, कलर उसके डिज़ाइन को लेके। अब आपको पता है, ज़्यादातर तो सारे रह रहे हैं छोटे शहरों में, देहात ज़्यादा है। तो आप ये समझ लें कि वो उसकी रेशियो अभी भी ज़्यादा है। अच्छा। सही, लेकिन मतलब बड़े शहरों में अब जो सेंस ऑफ डिजाइन है वो वो इम्प्रूव बहुत ही इम्प्रूव कर बहुत गई है बहुत वो। बहुत सही। तो ये मतलब बताएं कि ये मतलब फर्नीचर का जो बिजनेस शुरू करने के लिए ये एज ए एंटरप्रेन्योर, अब आपको क्या लगता है कि कोई नया इसको प्लान करता है तो क्या चैलेंजेस है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सिर्फ चैलेंजेस ही हैं। और अच्छा। आपको क्या लगता है क्या है? एक्चुअली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक मुश्किल काम है, हम्म। मतलब एक इम्पॉसिबल सा काम है, हम्म। कि आप ऐसी चीज़ में घुसें कि जो यहाँ इन्वायरमेंट ही नहीं है। वो आपको कोई चीज़ सपोर्ट ही नहीं करेगी। आपको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं, नेगेटिविटी है ही। कोई आ जाएगा, कोई लेबर इंस्पेक्टर फलाना आ जाएगा, हर कोई अपनी अपनी ना कट लेके चला जाएगा आपसे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना बड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। फिर लेबर है ही नहीं, जितने भी स्किल्ड वर्कफोर्स है,
जो स्किल्ड है वो जा चुकी है आउट ऑफ कंट्री, सऊदीया वगैरह ये सब चले जाते हैं। हाँ, इस साल 6,21,000 लोग गए हैं। तो ये सारा ब्रेन ड्रेन ही ना, जो यहाँ के स्किल्ड लोग हैं वो उधर जाके अपना कर लेते हैं। तो यहाँ स्किल भी कम होता जा रहा है, और वैसे भी मशीनरी पे भी, टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो बिजनेस की जिसे कहते हैं ना, वो कैश फ्लोज नहीं होते। लेकिन ये चीज़ है कि आप नियत से, एक जिसे कहते हैं ना, सही ईमानदारी से एक चीज़ को परस्यू करते रहे ना, बिजनेस को, वो फिर आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे ही जाता है। अब मुझे याद है कि जिस जिस दौर में मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी ना, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुश्किल तरीन दौर था, जब बिजली भी नहीं थी, हम्म, जब 16 घंटे लोड शेडिंग थी। जब बिजली नहीं है तो आपने हम्म, कैसे क्या काम करना है। हम्म। मैंने उस सिचुएशन में ग्रोथ की थी। तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस उसके लिए आपको, आपका जो माइंड है ना, वो होना चाहिए, विजन होना ये चाहिए। जो हमारे जो स्पेंडिंग जो ट्रेंड है उसमें मतलब क्या कि ये कोई स्पेंडिंग हैबिट से फर्नीचर की ड्राइव होती है, प्राइसिंग से होती है, या ट्रेंड्स इसको इफेक्ट करते हैं? आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मतलब जैसे फर्नीचर बाइंग में अब मतलब है ये कि क्या कि जी स्पेंडिंग हैबिट हमारी कॉम की बदलती रहती है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर एक बाइंग पावर है, फिर ये एक ट्रेंड है। तो इनमें से ये सब कुछ ही इफेक्ट करता है फर्नीचर बिजनेस को, या मतलब है ये कोई एक चीज, जैसे आजकल जनरली लोग कहते हैं कि जी बाइंग पावर कम है तो उसका इफेक्ट आता है बिजनेस पे, या नहीं मतलब फर्नीचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है? जब भी मुल्क मुल्क में ग्रोथ होगी, लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, तो लोग फर्नीचर लेंगे। लोग एक्चुअली, हमारे मुल्क में ना, लोग ना घर, सबसे ख्वाहिश होती है कि मैं घर बना लूँ किसी तरीके से। बेशक वो उसका पीछे बिजनेस जो भाड़ में जाए, जैसा भी हो, हम्म। वो बैठा है टूटी हुई कुर्सी पे हाँ। और गंदे से एनवायरनमेंट में अपने ऑफिस में। लेकिन आप उसके घर पे जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो दुनिया ही और है, इसने तो जंगल में मंगल किया हो। तो यहाँ भी ना थोड़ी सी मेंटेलिटी ज़रा डिफरेंट है। तो हर बंदा कहता है मेरा घर जो है ना अच्छे से अच्छा होना चाहिए, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, पैसे हैं नहीं है मैं कर लूँगा। ये चीज़ ड्राइव करती है फर्नीचर की बाइंग को। लोग अच्छी अच्छी चीज़ लेना पसंद करते हैं अपने घर के लिए। ओके। और वही। जी। देख घर में भी जैसे ये है कि मतलब ज्यादातर लोग जो है वो लिविंग रूम और ड्राइंग रूम पे खर्च करते हैं जहाँ लोगों ने देखना है, या बाकी बेडरूम को भी उतना ही स्पेंड करते हैं? अब हर हर एक का ना कैटेगरी है ना, बजट है। जो चीज़ दिखानी है ना वो सबसे आउट क्लास होगी। जो चीज़ ज़रा खुद यूज़ करनी है ना वो ज़रा थी नॉर्मल सी होगी, या जो गेस्ट के लिए होगा। मतलब हर एक घर है ना, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। गेस्ट रूम है, एक मास्टर बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एक सेकेंडरी लिविंग रूम है। तो अब जो फर्स्ट लिविंग रूम जिसमें हर जगह मतलब डेली आपने बैठना है, वो अच्छा होगा। लेकिन एक सेकेंडरी लिविंग रूम आपके फर्स्ट फ्लोर पे होगा या बेसमेंट में होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। तो ये वो जब आप घर को पूरा फर्नीचर डिज़ाइन देते हैं ना, ऑफर कर रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है कि किस रूम को कितना बजट देना है। अच्छा ये बताएं कि जो फर्नीचर बाइंग है हम्म। इसकी भी मतलब एक अगर लाइफ में देखें कि मतलब कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं कि कोई नया घर बना रहा है, शादी हो रही है, और इसके अलावा भी कोई ऐसा है कि वो लोग रूटीन में अपग्रेड करते रहते हैं? अच्छा, पहले एक सीज़न होता था, हम्म। अब वो सीज़न कम हो गया है। एक मेजर सीज़न तो वेडिंग का है ही। उसके अलावा भी वो 12 महीने बिजनेस है। कोई इतना वो नहीं है कि जी आप बहुत लोज हो गए हैं, आप बहुत हाईज हो गए हैं। हाँ, हम कमर्शियल जो ऑफिस फर्नीचर का काम करते हैं, उसमें ही होता है कि कुछ बीच में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं। जो जैसे एंड के हैं और मिड के हैं, वो ज़रा बिजी होते हैं। स्टार्ट के मंथ्स जो है ना वो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो दिसंबर में क्लोजिंग कर रहे होते हैं, उससे पहले पहले वो बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद वो नया जब फिजिकल ईयर होता है तो उसमें इतनी स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। या कोई फॉर्चुनेटली कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है, गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है, तो उसके हमें प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं इस किस्म के। बाकी रूटीन में घरों के तो अब 12 महीने कोई वो नहीं है, कोई ये तो सीजन जैसे इतना अभी खास आजकल नहीं है। रियल एस्टेट डाउन हुई है, घर कम बन रहे हैं, तो इससे फर्नीचर पे भी हाँ इफेक्ट है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अच्छा। जब घर बनेंगे तो फर्नीचर भी बिकेगा।
घर कम बनेंगे तो फर्नीचर कम बिकेगा। आजकल रियल स्टेट जो है ना, वो जो प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग थी वो रुकी हुई है, लोग घर तो बना रहे हैं, अच्छा। घर बन रहे हैं। घर नहीं रुक सकते। हर एक की अल्टीमेट गोल जो है ना हर हम्म। बंदे का, वो घर है। उसने बाय एनी मीन्स ना उसने अचीव करना है कि मेरी, चाहे वो 2 लाख सैलरी कमा रहा है, चाहे वो 20 लाख कमा रहा है, अल्टीमेट गोल उसका घर बनाना है। ये हमारे को कल्चरल आई थिंक कल्चरल है के। कि घर अपना होना चाहिए। अच्छा, ये कि जो फर्नीचर की जो ऑनलाइन बाइंग है, हम्म। वो मतलब आपके ख्याल में कितनी रिलायबल है, और वो मतलब उसके लिए क्या देखना चाहिए ऑनलाइन फर्नीचर बाय करने के लिए? अच्छा, ऑनलाइन बाइंग नहीं है फर्नीचर, अच्छा। है ही नहीं। ओके। 0.01%। ओके। हम भी ऑनलाइन बेचते हैं लेकिन उसका वो और छोटा चंक है। ये एक्सपेंसिव चीज़ है ना, हम्म। इसमें इसको बैठ के इसको फील करना होता है हम्म। कि कंफर्ट इसका क्या है, ये में क्या लगा हुआ है। अब भाई आप 2 लाख रुपए का बेड है, वो आप ऑनलाइन तो नहीं ले सकते ना। 2 लाख रुपए दे रहे हैं उसके लिए, आप जाके ही देखेंगे। हाँ, कोई छोटी मोटी चीज़ है, किचन का स्टूल है या आप कोई चेयर है ऐसी जिसको आपने बस लेनी है, तो वो आप ऑनलाइन ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये महंगी चीज़ है, तो ये महंगी आइटम ऑनलाइन नहीं बिकती। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फैमिली बिजनेस है, इसमें मतलब इसको स्केल अप करने के क्या चैलेंजेस हैं? पहला सबसे बड़ा चैलेंज था कि रेजिस्टेंस फ्रॉम माय फादर, कि वो समझते थे कि ये ना गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं करेगा, ये तो डुबा देगा, जो भी है वो भी डुबा देगा। हम्म। और ये, और मज़े की बात है, पहली 2 टर्म में मैं तो फेल हो गया। पहली दफ़ा एक अटेम्प्ट मैंने जो की ना उसमें भी मैं फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो गया। मतलब मैं प्रूफ हो गया, ये मेरे पे लग गया कि ये तो कुछ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, इसमें तो डुबा देना। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं कुछ ना कुछ करता रहा। तीसरी अटेम्प्ट में जो है ना, वो एक जंप लग गया बहुत बड़ा। तो उधर से मुझे मोटिवेशन मिल गई कि ये तो हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा एक बना हुआ था मेरे लिए बैरियर। अच्छा, फैमिली बिजनेस में अपने फादर के साथ काम करना, तो आपको क्या लगता है कितना आसान या मुश्किल है? बहुत मुश्किल काम, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस से गुजर गुजर चुके होते हैं ना, एक चैलेंज से पूरा। और फिर वो एक माइंडसेट होता है, फिर वो बड़ा मुश्किल होता है उस माइंडसेट को आप जिसे कहते हैं ब्रेक करना। अब देखिए ना, एक नई जनरेशन है, अब मेरे से भी बात जो एक जनरेशन जी है उसकी, उसका थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमसे ज़्यादा माइंड उसका तेज़ है और वो ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। बात ये है कि वो जो पुरानी जनरेशन है ना, वो फिर अडॉप्ट नहीं करती, वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती, उस वजह से वो फिर प्रॉब्लम बनती है। वो भी वही जनरेशनल गैप है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें पुरानी जनरेशन की भी देखें, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका हार्ड वर्क, उनकी मतलब है, वो उनके एथिक्स मतलब है, और बहरहाल उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी और आज की हाँ, लेकिन ये कि अगर ये दोनों अच्छी तरह जेल इन कर जाएं तो मेरे ख्याल में फिर एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन वो सकता जेलिन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। है। जेलिन हो जाए तो फिर तो क्या है। जो मेरी थोड़ी सी, मैं उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई आई थिंक 16 ईयर्स की एज से ना मैं अपने फैमिली बिजनेस में आया अपने फादर के साथ। तो वो मतलब वो बहुत, मतलब उन्होंने मुझे स्पेस दी, सब कुछ दिया, लेकिन हाँ वो जो एक वो है ना कि शायद मुझे लगता था कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ और वो इस तरह करना चाहते हैं, तो ये एक मतलब है, ये मेरे ख्याल है, और ये हमेशा से शायद चलती आ रही है, ये ये जो चलता, एक ये मेरे ख्याल से ये चलता भी रहेगा। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे जो पाकिस्तानी फर्नीचर बिजनेस है, इसकी एक्सपोर्ट्स हैं और इसका कोई वायबिलिटी है इंटरनेशनल बिजनेस की, पाकिस्तानी फर्नीचर की? एक्चुअली ना एक है ऑर्गेनाइजेशन, एफएससी। हम्म। वो सर्टिफिकेशन होती है कि ये जो वुड है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट से हार्वेस्ट हुई हुई है। अच्छा। रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट वो होते हैं कि आपने एक दरख्त काटा ना तो 2 लगाने हैं। हम्म। ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, तभी तो दरख्त मेंटेन रहेंगे ना। तो पाकिस्तान में तो है ही नहीं ऐसा कुछ कि कोई रेगुलेशन हो कि जी एक काटा है तो 2 लगाने हैं। तो वो एफएससी सर्टिफिकेशन मिल नहीं सकती लोकल वुड पे, इम्पोर्टेड वुड पे होती है। जितनी भी इम्पोर्ट होती है ना वुड, उस पे एफएससी, वो एफएससी सर्टिफाइड होती है। अब बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारी जैसी, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन की हुई है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये काम मुश्किल है। और दूसरी बात है कि हम कॉम्पिटिटिव भी नहीं है।
हम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। दुनिया में चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है फर्नीचर में। तो चाइना से सस्ता नहीं हो पा रहा हमसे। और ये जो शीशम है ये दुनिया के हर मुल्क में होती है या कोई खास खत्ते में है ये नहीं शीशम वुड? नहीं, ये इंडिया में है, हमारे मुल्क में है, ख़ास जगहों पे। अच्छा, तो ये फिर शीशम की वजह से भी हम मतलब कहीं पे वो नहीं करते कि मतलब शीशम वुड ही हमारी जो है उसका फर्नीचर को वैल्यू एडिशन में सेल हो, नहीं, एक्सपोर्ट में? ये हो सकता है, लेकिन ये वही बात है ना, इस पे कोई तवज्जो ही नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन होगी ना, ये तभी पॉसिबल है। ये एक इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते इसको, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये कोई फर्नीचर डेवलपमेंट के लिए भी कोई गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तो मुझे लगता है किसी को शुरू किया था पाकिस्तान में, वो भी? नहीं, वो है, लेकिन वो वही सरकारी सिस्टम सोए हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। वो बिल्कुल डेड अच्छा, है आपको बिल्कुल। लगता है कि जो पाकिस्तानी जो फर्नीचर ब्रांड्स हैं, जो मॉड्यूलर फर्नीचर, वो को आइकिया स्टाइल में कभी कोई ग्लोबल अपनी प्रेजेंस या पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं? पाकिस्तान में तो हो रही है, हम वही बनाते हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं ज़्यादातर। नहीं, लेकिन उतना बड़ा जिस तरह का एक स्केल। आइकिया का एक वो आउटलुक है, तो इतनी बड़ी आउटलुक पाकिस्तान की, क्योंकि देखे ना, मतलब वो आइकिया तो काइंड ऑफ एक वो है ना कि मतलब मैं यूएस में जब पहली दफा शायद आइकिया स्टोर में गया तो उसको तो फिरने के लिए शायद मेरे ख्याल है कोई कई दिन चाहिए, इतना बड़ा स्टोर था वो। हाँ, आइकिया आइकिया सिर्फ फर्नीचर नहीं बेचता, आपने देखा हाँ। है। जब आप तो आइकिया एंटर होते हैं ना, आपको लगता है कि ये शायद फर्नीचर नहीं बेचता, ये और बहुत चीज़ें बेच रहा है। हम्म। तो फर्नीचर का उनका पार्ट ना कम है, और बाकी चीज़ों का ज़्यादा है। ओके, बिल्कुल तो ठीक। आइकिया इज़ नॉट ओनली फर्नीचर। हम्म। तो ठीक। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वो तो थोड़ा आप बिजनेस। एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, अच्छा। एक्सपोर्ट नहीं करते। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं किसी तरीके से हम कर लें, अभी चल भी रहा है मेरी किसी हम्म। कंपनी सऊदीया में। तो हमारे यहाँ जो भी ये मॉड्यूलर फर्नीचर वाला है, अभी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करता? नहीं, इनफॉर्मल चैनल से करते हैं अच्छा। कि आप ओवरसीज पाकिस्तान या अमेरिका में रहते हैं और ओके। आपने अपने पूरे घर का फर्नीचर लेना है, तो आप यहाँ से ले लेंगे। ओके। ये इनफॉर्मल चैनल है, तो इसमें बैगेज कोई में या तो इस तरह क्यों कोई या कोई ले गया नहीं वहां से जाता, कर दिया? कंटेनर में ही है, लेकिन अच्छा। ये वो कोई ऐसे हाँ, ये कमर्शियल एक्टिविटी कि नहीं वहां निकल। जाके प्लेस नहीं किया है हाँ, प्लेस नहीं किया। अच्छा। ये यहाँ पे मसला है। अच्छा। यहाँ पे ना प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, हम्म। एक स्केल स्केल नहीं करते हैं, मशीन टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर रहे फर्नीचर की इंडस्ट्री में। तो इस वजह से अब एक, जब आप बल्क में बना ही नहीं सकते, तो आप बाहर तो उन्हें चाहिए 1000 पीस, 10 कंटेनर चाहिए इस प्रोडक्ट के आइटम के, आप कैसे देंगे? आप दे ही नहीं सकते। फिर वो स्केलेबिलिटी में क्वालिटी को भी मीट करना है। ये थोड़े चैलेंजेस हैं जो यहाँ अडॉप्ट नहीं किए जा रहे। सही है। अच्छा, ये बताएं कि मतलब 2026 में मतलब क्या आप देखते हैं कि घरों के, ऑफिसेज के क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं फर्नीचर के कलर से रिलेटेड? कोई ऐसी कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। आजकल जो कमर्शियल स्पेस है ना, ऑफिस हो गया या कोई कमर्शियल, वो घरों जैसी होमली लुक पे जा रही है। अच्छा। हाँ, ओके। बिल्कुल जैसे ना ऑफिस घर लगे, कितना कंफर्टेबल हो, ऐसे कलर्स हों उधर। तो वो इस चीज़ पे जा रही है। और घरों में जो जैसे जैसे नया नया ट्रेंड आता है ना दुनिया में, तो वो उसको फॉलो करते हैं तेजी से। और उसमें मैंने आपको बताया टर्न ओवर बढ़ता जा रहा है कि आज अभी ये मेरे पास ये कुछ साल बाद वो कहते हैं ये चेंज करो, अब कुछ और लेते हैं। अभी हम पूरा रूम का डेकोर चेंज करते हैं। और ये नॉर्मल घरों में भी हो रहा है। अच्छा, तो आजकल वैसे क्या ज्यादा मतलब घरों के फर्नीचर के कलर कौन से ज्यादा इन है आजकल के वक्त में? बिल्कुल। आजकल जो है ना वो पाकिस्तान में जो नॉर्मली वो ये न्यूट्रल कलर्स ही ज़्यादा हम्म। चलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल कलर किसी एक बोल्ड कलर के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे ये आपने एक ऑफ वाइट लेट से रखा हुआ है, तो उसके साथ आप ना बिल्कुल एक रस्टिक कलर ऐड कर लें, या बहुत तेज़ मैरून कलर ऐड कर लें, या ग्रीन कलर ऐड कर लें। तो मोर ऑफ अ न्यूट्रल एंड लेस ऑफ अ बोल्ड कलर। और ऑफिसेज में चल रहे हैं पेस्टल कलर्स, जो आजकल वो बहुत चल रहा है। मशरूम कलर बहुत इन है आजकल, ऑलिव ग्रीन एंड स्काई ब्लू, इस किस्म के कलर स्कीम, ज़रा लाइट लाइट टोन की ना, ज़रा
सम अच्छी और ये जो कलर प्लेजेंट सी। स्कीम है ये हाँ, जनरली आजकल कितना अर्सा लास्ट करती है? ये कुछ 6 महीने साल में बदल जाती है ये ये दो थोड़ी? दो एक दो सालों 2 साल, अच्छा, मतलब एवरेज वन लाइफ वन इन वन टाइप। 2 ईयर में ये चेंज हो जाती है, फिर अच्छा। कुछ और आ जाता है। ओके। सही, तो वो नहीं है कि घर एक दफा एक कलर का पेंट कराते थे फिर वही सालों साल जो है वो चलता रहता आजकल था? ना दो लोग ड्राइव कर रहे हैं, एक आर्किटेक्ट जो है ना वो ड्राइव कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि वो पिंटरेस्ट से चीज़ें देखते हैं और कस्टमर भी वहीं से देखता है, और वो पिंटरेस्ट एक बेंचमार्क बन चुका है कि ये जहाँ से ट्रेंड आ रहा है, वो फिर आर्किटेक्ट भी वो अपनी डिज़ाइन में पूरे घरों के या ऑफिस के वर्ड उसमें लगाता है। वो यहाँ पे लोग ज़्यादा अपने माइंड से नहीं काम करते, वो बस कॉपी पेस्ट ही करते हैं कि क्या चल रहा है वो। कस्टमर भी यही मांगता है कि जो चल रहा है मुझे वो ट्रेंडिंग में चाहिए, मुझे कोई अजीब सी नई चीज़ नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो ये थोड़ा सा नहीं, लेकिन है। ये देखें कि अगर हम वेस्ट का देख रहे हैं कुछ, अब ऐसे मुल्क का देख रहे हैं जहाँ वेदर थोड़ा ठंडा होता है। हमारे यहाँ गर्मियों में 40s पे गर्मी है। अब अगर हम बिल्कुल इस तरह के कलर यूज करें जो एक थोड़े से कूलर वेदर के हों, वो तो कोई बता, फिर वो नहीं, एक गर्मियाँ रहती भी ज्यादा टाइम है हमारे यहाँ, तो वो तो फिर एक थोड़ी सी ऐसे करके उसकी फिर तो बड़ी सख्त सी फील आती होगी ना अगर हम बिल्कुल ही वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दें। अब आप देखें कि कौन से घर में एसी नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए स्टिल फिर भी आप बाहर से आए हैं, अंदर एक बड़ा डार्क कलर का वो आपने कलर स्कीम बनाई है, तो गर्मियों में आपको लगता है वो फिर उतनी, फिर वो अपने एक कोई इतनी कंफर्टेबल फील उसकी आती है? क्योंकि सर्दी गर्मी का बाहर एक फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है ना। आज आप सही कह रहे हैं, जैसे बाहर ना यूरोप में थिक फैब्रिक का ट्रेंड बना था कि वो ब्रोकली फैब्रिक है वो बड़ा इन हुआ। अब पाकिस्तान में हर कोई वही लगा रहा है, बगैर ये सोचे समझे कि इस कितनी गर्मी आती है इस सोफे को देख के या इस फैब्रिक को देख के, एग्जैक्टली। लेकिन वो उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए वेदर बहरहाल एक हाँ, ड्राइव करता है ना हाँ, आपका, आपका उस वक्त की मेंटल वो जो है कि भाई आप एक, मतलब गर्मी से आप चाहे आप एयर कंडीशन गाड़ी में हैं, बट हमारे यहाँ जितनी एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लग जाती है उसमें आप अंदर डार्क से कमरे में आए हैं तो आप कैसे फ्रेश फील, तो मेरे ख्याल है कहीं पे तो शायद हमें अपनी नहीं एक। अब ये है कि कोई समझ लें 60% ट्रेंड फॉलो होता है बाहर से, और थोड़ा सा जो उसको लोकली ट्यून करके ना 40%, तो उसका एक मिक्स बना दिया जाता है। ये अच्छा ये चीज़ है। आप अच्छा, सीख ये बताएं कि आपने अपने बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की उसको मॉडर्नाइज करने की और उसको मतलब अपस्केल करने की? कैसे आपने क्योंकि एक ट्रेडिशनल चीज चल रही थी जनरेशन्स में, उसमें एक बिल्कुल टर्न अराउंड एक वो लेके आना बड़ा बड़ी, इसके लिए बड़ी बोल्डनेस चाहिए। सारा काम हो रहा था बाय हैंड, थोड़े से लोगों के साथ। उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि जी टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही, कस्टमर को कुछ चाहिए बन कुछ रहा है। तो ये जब मैंने चीज़ें देखी ना तो मुझे समझ आ गया था कि ये इस तरीके से नहीं होना काम, ये चलना ही नहीं है, ये जो डिक्लाइन हुआ है ना ये सही हुआ है। तो फिर मैंने 2013 में मैंने मेरा पहला विजिट था चाइना का। उधर से मेरा जो है ना पूरा माइंड ही चेंज हो गया, कि क्योंकि मैंने भी दुनिया नहीं देखी थी उस टाइम, मैं भी नया नया था। जब मैंने वहाँ देखा कि वो किस मेथड से काम कर रहे हैं तो फिर मुझे एकदम हुआ कि ये तो बहुत डिफरेंट है दुनिया, यहाँ तो वो किसी और स्पीड पेस पे काम हो रहा है। तो मैं 2013 में पहली पहली मशीन लेके आया था, जो मशीन बहुत एक का दुक्के के पास ही थी यहाँ पे, एक या दो मैन्युफैक्चरर के पास थी, वो मैं पहली लेके आया था। और उससे फिर हम दबा के जो है ना कमाया था। फिर मशीनरी, सबसे ज़्यादा मैंने ना टेक्नोलॉजी और मशीनरी पे इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में। मेरे पास जो इकट्ठा होता था ना मैं जाके मशीन ले आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो बहुत फास्ट हो गया था। तो ये जो मतलब है ऑफ कोर्स ये जो चैलेंजेस और एक टफ टाइम जो है ट्रांजिशन का, तो इसमें मतलब कैसे, मतलब यू केप्ट योर मोटिवेशन अलाइव? मोटिवेशन, एक तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मोटिवेशन थी कि मैंने ना कुछ करना है, मैंने ना अपना एक बनानी है, एक पहचान बनानी है। मैंने इस तरीके से नहीं चलना जैसे ये सब चलते हैं नॉर्मल रूटीन में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ड्राइव करते करते ना काफ़ी आगे ले गई थी। तो वो उसकी वजह से मैं काफ़ी जो है ना मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा
फास्ट फॉरवर्ड चला था उस टाइम में। हालांकि वो टाइम बहुत, मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वैसे तो पूरा हमारा मुल्क मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से ही नेगेटिव रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन वो सबसे टफ था वो वाला टाइम मेरे लिए। तो ये बताएं कि हमारे ऐसी जो यूथ जो कि अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए रिलक्टेंट है, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? मेरी एडवाइस यही होगी कि, अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि मेरी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फैमिली बिजनेस में थे। उन्होंने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया, इसी वजह से कि वो फैमिली में उनको स्पेस नहीं दी जा रही थी कि तुम कुछ नई अपनी इनिशिएटिव ले सको। वो कहते यही है, ऐसे ही करना है, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करना है। तो आज भी मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न में पूरी फैमिली का सिस्टम चल रहा है बिजनेस में। तो वो अपना इनिशिएटिव नहीं कर पाते, फिर वो इस काम को ही छोड़ देते हैं या वो सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा यही है कि अपने आप को मनवाओ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उन्हें साबित करो कि आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ। मैं जो कर रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बताएं कि आप मतलब पाकिस्तान में फर्नीचर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हो? फर्नीचर इंडस्ट्री ना हमारी सारी इंपोर्ट ड्रिवन है, रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है। तो मुझे कोई इतना फ्यूचर इतना ब्राइट नज़र नहीं आता जब तक कि कोई गवर्नमेंट कोई एक बड़ा सा कोई रेवोल्यूशन ना लेके आए, इसको सीरियस ना ले इसको लेके। तब तक मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ है। अब तो यहाँ पे मसला ये कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इज़ चीपर एंड लोकल प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव। True. तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो कौन इंटरेस्ट लेगा लोकल प्रोडक्शन में। मुझे तो मेरे जैसे कहते हैं फैमिली की तरफ से एक समझने कीड़ा था कि बस ये जो चीज़ करनी है यही करनी है। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि लोकली हर चीज़ बन जाए, और 90% हम लोकलाइज कर चुके हैं हर चीज़ को। लेकिन यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि वो आसान तरीका है, आपने इंपोर्ट किया, मंगवा ली, बेच दी। तो ये मैंने बनाना मुश्किल काम तो, है। हाँ। तो मतलब ये आपके क्या मतलब प्लान्स हैं नेक्स्ट अगले 2-3 साल के? आप मतलब कोई आप अच्छा, एक तो आप प्लानिंग कैसे करते हो? कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कर रखते हो, या फिर ये कि जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती हैं उसी तरह लेके नहीं, मैं चलते हो? मैं हर 3 साल का प्लान बनाता हूँ, अच्छा। क्योंकि मैंने ना 15-14 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने देख लिया कि इस मुल्क में ना 3 साल का प्लान होता है। वो 10 साल और 5 साल वाला यहाँ काम नहीं चलता, क्योंकि यार 3 साल बाद ना एक टर्न अराउंड हो जाता है इधर कि पता नहीं अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब फलाना ये हो गया वो हो गया। तो 3 साल की प्लानिंग करें। मैं 3 साल की प्लानिंग करता हूँ, और हम हर हर 3 महीने का माइलस्टोन बनाता हूँ मैं, और हर साल कि क्या अचीव किया है। एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनता है मेरी कंपनी में, उसमें हमने सारे अपने फाइनेंशियल्स, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं। मैं पूरी टीम के साथ हर 3 महीने बाद एक अच्छा बड़ा एक इवेंट करता हूँ। उस इवेंट में हम उसको प्लान करते हैं, और जो साल का प्लान करते हैं उसको हम रिव्यू करते रहते हैं। अच्छा, अब हम कहाँ पहुँचे हम। तो इस साल के मैंने सारे अपने गोल्स अचीव किए माशाल्लाह, इस that's साल good. के। मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑल द चैलेंजेस। चैलेंजेस, क्योंकि वो लिख लिया ना, एक चीज़ जब आप लिखी जाती है ना तो रिकॉल आपके माइंड में होती है कि उसको करना पड़ेगा, उसको तो करना है। अगर ना किया तो वो आपको आपका ज़मीर ही आपको इजाज़त नहीं देता कि ये तुमने तो अचीव ही नहीं किया कुछ। समझ ना। तो ये बताएं कि एंड में जो हमारी जो यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मतलब खास तौर पे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, पर फैमिली बिजनेस नहीं, मतलब है कोई भी। वो, या अदरवाइज स्टार्टअप्स का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप मतलब हमारी यूथ को क्या मैसेज देंगे? आज का जो इन्वायरमेंट है ना उसमें ना कुछ भी करना ना बहुत इजी हो गया है। हमारे ज़माने में या आपके ज़माने में बहुत मुश्किल था, तो क्योंकि एक्सेसिबिलिटी थी, कोई समझाने वाला नहीं था कुछ। कोई चीज़ आपने स्टार्ट करनी है ना, उसको आपको पता ही नहीं था उसको करना कैसे है। अभी जितना सोशल मीडिया यूट्यूब आ चुका है ना, इस पे आपको तो बहुत आसान है बिजनेस करना। मुझे याद है, अभी मैंने कुछ 3 साल पहले ऐਵੇਂ ही सोचा कि मैं ना डॉलर्स कमाने हैं। एक माइंड में था कि ना डॉलर्स भी आने चाहिए, पाक रुपी में क्या रखा है। तो फिर मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया छोटा सा, और वो उसमें मैंने 7-8 हज़ार डॉलर जो है ना वो अर्न किए। सिर्फ अपनी ना एक
अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि वो एक रात की जॉब थी, हम्म। मतलब एक रात का बिजनेस था जो मेरा ना नींद भी हराम कर दी थी जिसने। राइट, तो फिर राइट। मैंने उसको परस्यू नहीं किया, लेकिन मैंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया था 1 साल के लिए, इसको करके देखते हैं। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन असल में आप अब जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा उनमें पेशेंस कम हो गई है। जो नए बच्चे हैं वो पेशेंस जितनी ज़्यादा कंट्रोल रखोगे ना, उस कंसिस्टेंसी रखोगे, वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे साल वो लाजमी आपको रिजल्ट देती है। तो एक पेशेंस रखें। और वैसे भी अब बिजनेस करें। अब जो है ना, अब बिजनेस को स्टार्ट करना या वो करना अब आसान हो गया, चीज़ें ट्रू। आपको एसेसिबल हो गई हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आप करें। चलिए, मैं तो यही थैंक यू कहूँ। वेरी हाँ, मच। इट वाज नाइस टू टॉक टू यू, और गुड लक टू योर फ्यूचर endeavors as थैंक well, यू, और थैंक यू, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया।